रोल ऑफ अ टीचर इन स्कूल। विद्यालय में शिक्षक की भूमिका। इसके पहले याद होगा आपको, मैंने चर्चा किया था रोल ऑफ अ टीचर इन क्लासरूम, शिक्षक की कक्ष में भूमिका। वही भूमिका विद्यालय स्तर पर व्यापक हो जाती है। एक क्लासरूम में टीचर का जो रोल होता है, भूमिका होती है, वो कुछ सीमित होता है। लेकिन जब हम पूरे स्कूल स्तर की बात करें तो थोड़े बड़े पैमाने पर हो जाता है, तो व्यापक होता है उनकी भूमिका। और उसी तरह जब समाज स्तर की बात करें, रोल ऑफ टीचर इन सोसाइटी, तो बहुत व्यापक होता है, बृहद होता है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं विद्यालय में शिक्षक की भूमिका, रोल ऑफ अ टीचर इन स्कूल। तो हमने लगभग उनके 10 भूमिकाओं का निर्धारण किया है, यानी यहाँ पर हम 10 क्षमा करेंगे 14। एक शिक्षक को लगभग 14 भूमिकाओं में उपस्थित रहना पड़ता है। एक विद्यालय स्तर की जब बात करें, पूरे विद्यालय स्तर की जब हम बात करते हैं, तो एक शिक्षक लगभग 14 भूमिकाओं का निर्वहन करता है। मैं सारे शिक्षकों को मिला के बात कर रहा हूँ कि लगभग 14 भूमिकाओं का निर्वहन करेंगे, रोल अदा करेंगे, रोल प्ले करेंगे 14 में। तो सबसे पहले मैं बता दूं, गिनती में नाम बता देता हूं, उसके बाद हम एक एक कर चर्चा करेंगे। तो आइए, सबसे पहले क्या है, यहाँ पर हेडिंग में दिया है विद्यालय में शिक्षक की भूमिका, रोल ऑफ अ टीचर इन स्कूल। विद्यालय में शिक्षक की भूमिका यहाँ मैंने लिखा है 14, आप ध्यान देंगे। नंबर 1 में बता दूं, कक्षा प्रबंधक। क्या है यहाँ पर, देखिएगा, कक्षा प्रबंधक, क्लास मैनेजर। दूसरा है ज्ञान का संचार करने वाला या सिखाने वाला, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसमीटर ऑफ नॉलेज या लर्नर, या नॉलेज गिवर भी बोलते हैं, ज्ञान लाभ। उसके अलावा तीसरा, छात्र व्यवहार का नियंत्रक। यहां पर है छात्र व्यवहार का नियंत्रक, कंट्रोलर ऑफ स्टूडेंट बिहेवियर। चौथा में आते हैं योजना निर्माण करने वाला, प्लानर। पांचवा है व्यवस्थापक, ऑर्गेनाइजर। छठा है मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिस्ट। सातवां है मूल्यांकन करना, असेसर। आठवां है मार्गदर्शक एवं परामर्शदाता, गाइड एंड काउंसलर। 9 नंबर में है प्राथमिक चिकित्सा देने वाला, फर्स्ट एड गिवर या फर्स्ट एड प्रोवाइडर भी बोल सकते हैं। 10 नंबर में माता पिता प्रतिस्थापन, पेरेंट सरोगेट बोलेंगे या पेरेंट सब्स्टिट्यूट। उसके बाद 11 नंबर में शैक्षिक उपकरणों की रख रखाव करने वाला, शैक्षिक उपकरणों की रख रखाव करने वाला, कीपर ऑफ एजुकेशनल इक्विपमेंट्स, कीपर ऑफ एजुकेशनल इक्विपमेंट्स। आते हैं 12 नंबर में अनुसंधानकर्ता, रिसर्चर। 13 नंबर में समन्वयक, कोऑर्डिनेटर। 14 में है प्रेरणा स्रोत, रोल मॉडल। यानी 14 भूमिकाओं से उसको गुजरना पड़ता है, निर्वहन करना पड़ता है। एक एक कर मैं सब पर चर्चा कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैंने कहा कक्षा प्रबंधक, क्लास मैनेजर। विद्यालय स्तर पर शिक्षक की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले कक्षा कैसे स्टार्ट होती है, तो उसके कक्षा प्रबंधक का भूमिका में रहना पड़ता है। कक्षा प्रबंधक में क्या करते हैं वो, तो उपस्थिति पंजी की व्यवस्था करते हैं, उपस्थिति लेते हैं। एक शिक्षक क्लास में सारे स्टूडेंट उपस्थिति लेते हैं, अटेंडेंस लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, शिक्षण कार्य करते हैं, यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की व्यवस्था भी करते हैं। तो यह व्यवस्थापक का काम करते हैं, प्रबंधक का काम करते हैं। शिक्षण अधिगम का प्रबंध करना, उपस्थिति लेना, ये सारी व्यवस्थाओं का प्रबंध
समुचित तरीके से करते हैं, इसलिए उनको बोला है कक्षा प्रबंधक लोग पालित करते हैं। दूसरा मैंने बोला था ज्ञान का संचार करने वाला या सिखाने वाला या ज्ञानदाता, अलग अलग हम उसको बोल सकते हैं, रोल में है। तो इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसमीटर ऑफ नॉलेज और लर्नर और द नॉलेज गिवर। ज्ञानदाता कैसे हैं? पूरे विद्यालय स्तर की बात है, सिर्फ कक्षा में नहीं, शिक्षण कार्य करते हैं, विभिन्न विषयों के शिक्षक होते हैं, विभिन्न विषयों को उसे ज्ञान प्रदान करते हैं। लेकिन पूरे विद्यालय स्तर की बात करेंगे तो उसे व्यवहारिक ज्ञान भी देते हैं, नैतिक ज्ञान देते हैं, एक आदर्श नागरिक बनने का ज्ञान देते हैं, सही रास्ते पर चलने का ज्ञान देते हैं, सामान्य ज्ञान से परिचित कराते हैं, यानी विशेष से हटकर भी विषय से इतर भी ज्ञान देते हैं शिक्षक। इसीलिए उनको बोलते हैं ज्ञान का संचार करने वाला। ज्ञान का संचार में विषय से संबंधित ज्ञान, सामान्य ज्ञान, नैतिक मूल्यों का ज्ञान, एक आदर्श नागरिक के गुणों का ज्ञान, ये सारा ज्ञान कराते हैं। दूसरा में आ गया। तीसरा में आते हैं छात्र व्यवहार का नियंत्रक, कंट्रोलर ऑफ स्टूडेंट बिहेवियर, या हम उसको अनुशासक भी बोल सकते हैं, डिसिप्लिनियर, अनुशासक, छात्र व्यवहार का नियंत्रक या अनुशासक बोलते हैं, यानी कंट्रोलर ऑफ स्टूडेंट बिहेवियर। विद्यालय स्तर की पर की बात करें या कक्षा स्तर पर की बात करें तो व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है विद्यार्थियों के बीच। कोई विद्यार्थी तीव्र बुद्धि का होगा, कोई विद्यार्थी मंद बुद्धि का होगा, कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से मजबूत होगा, कोई बालक शारीरिक रूप से दुर्बल होगा, कोई बालक वाचाल होगा, ज्यादा बोलेगा, कोई बालक झेपू झिझक टाइप का होगा, कोई सामान्य बालक होंगे, औसत बालक होंगे, विभिन्न प्रकार के बालक होते हैं। उसमें कुछ बालक अनुशासनहीन भी होते हैं, उदंडता करते हैं। तो छात्र व्यवहार को नियंत्रण करने का कार्य पूरे विद्यालय स्तर पर शिक्षक को करना पड़ता है। मैं कक्षा की बात करूं, पूरे विद्यालय स्तर पर छात्र विभिन्न तरह की प्रतिक्रियाएं होती हैं, कार्यक्रम होते हैं, शिक्षण कार्य चलता है, पाठ से आगामी क्रियाएं चलती है, वार्षिक खेलकूद होता है, प्रतियोगिता होती है, और उस समय शिक्षक क्या करते हैं? छात्र व्यवहार का नियंत्रण का काम करते हैं, उनके स्टूडेंट के बिहेवियर को कंट्रोल में करते हैं, शिक्षण कार्य करके, पाठ से आगामी क्रियाओं द्वारा, अपने वक्तव्यों द्वारा, अपने व्यवहार द्वारा, ज्ञान प्रदान करके, बहुत सारी व्यवस्थाओं का निर्माण करके छात्र व्यवहार का नियंत्रण करते हैं। चौथा में आते हैं प्लानर, योजना निर्माण करने वाला। चौथा में क्या है? योजना निर्माण करने वाला प्लानर। क्या चीज की योजना निर्माण करते हैं? पूरे विद्यालय स्तर की जब बात करें ना, तो सबसे पहले तो क्लास की बात आती है कि कक्षा के अंदर पढ़ाएंगे कैसे, तो उसके लिए क्या करते हैं? पाठ योजना का निर्माण करते हैं। उसके बाद क्या करेंगे वो कि पाठ्यसागामी क्रियाओं की योजना बनाते हैं, शैक्षणिक पाठ्यसागामी क्रियाओं की योजना बनाएंगे। उसके बाद प्रतियोगिता की योजना बनाएंगे, वार्षिक खेलकूद की योजना बनाएंगे, अभिभावक संवाद की योजना बनाएंगे, उसके बाद परीक्षा की योजना बनाएंगे, महापुरुषों की जयंतियों की योजना बनाएंगे कि महापुरुषों की जयंतियां कैसे मनानी है, वार्षिक खेलकूद कैसे तैयारी कर रहे हैं, इन सारी चीजों की योजना बनाते हैं शिक्षक, यानी योजना निर्माण करने वाला भी होते हैं। अब योजना निर्माण में आ जाता है तो मूल्यांकन कैसे करेंगे बालकों का, तो उसके लिए परीक्षा की योजना करना, जांच की योजना बनाना कि जांच कैसे करेंगे। तो योजना निर्माण में बहुत सारी योजनाओं का निर्माण करना पड़ता है उनको, यानी प्रार्थना सभा से लेके, असेंबली से लेके और अंतिम तक विद्यालय की अंतिम अवधि तक, यानी विद्यालय जब प्रारंभ होता है वो और विद्यालय बंद होने तक, विद्यालय की समाप्ति तक सारी योजनाओं का निर्माण करता है। और वर्तमान समय से लेकर भविष्य का निर्माण करना पड़ता है कि आज क्या होगा, इस महीने में कौन कौन से कार्यक्रम करने हैं, अगले महीने में कौन कौन से कार्यक्रम है, पूरे वर्ष भर में कितने कार्यक्रम हैं, कितने महापुरुषों की जयंतियां मनानी है, कितनी प्रतियोगिताएं आयोजित करनी है, कितनी परीक्षाएं आयोजित करनी है, वार्षिक खेलकूद कब आयोजित करना है, निबंध प्रतियोगिता कब आयोजित करना है, भाषण प्रतियोगिता कब आयोजित करना है, वेशभूष प्रतियोगिता कब आयोजित करना है, यानी फैंसी ड्रेस कंपटीशन कब करना है, तो एक निर्माण करने वाला भी होता है। उसके बाद आते हैं पांचवा, व्यवस्थापक, ऑर्गेनाइजर। अब तो हमने बात कर ली कि इनकी योजना करते हैं, योजना करने के बाद क्या करता है, उस कार्यों की निर्वहन के लिए
उस कार्य का निर्वहन के लिए, पूरा करने के लिए उनको व्यवस्थापक का भी काम करता है। प्रार्थना सभा की व्यवस्था करना, ये शिक्षक विद्यालय स्तर पर करते हैं। पूरे विद्यालय स्तर पर प्रार्थना सभा एक साथ होती है, उनकी व्यवस्था करना, प्रतियोगिता की व्यवस्था करना, प्रतियोगिता करानी है, निबंध प्रतियोगिता करानी है, भाषण प्रतियोगिता पूरे विद्यालय स्तर पर करानी है, उसकी व्यवस्था करनी है, वार्षिक खेलकूद की करानी है, उसकी भी व्यवस्था। पहले तो योजना बनाना, उसके बाद उसकी व्यवस्था करना कि वार्षिक प्रतियोगिता कहाँ पर होगी, वार्षिक प्रतियोगिता में कौन कौन से खेलकूद कराए जाएंगे, ये सारी व्यवस्था शिक्षक करते हैं पूरे विद्यालय स्तर पर की भी जब मैं बात करता हूँ। अब आते हैं छठा नंबर, मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिस्ट। शिक्षक जब पूरे विद्यालय स्तर की बात करें तो बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक हो जाता है, और एक सफल शिक्षक, एक आदर्श शिक्षक बाल मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान को जानकारी रखते हैं। और वो कैसे शिक्षक, प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक को ये सारी उनको चीज़ों से वो अवगत रहते हैं, यानी बाल मनोविज्ञान का ज्ञान रहेगा, शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान रहेगा, और एक मनोविज्ञान के रूप में बालकों के मनोदशा को समझने का प्रयास करेंगे। समझते हैं कि इस अवस्था में बालक क्या कर सकता है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को परखने की क्षमता रखते हैं, और व्यक्तिगत विभिन्नताओं को परखने के बाद वैसे साथ वैसा व्यवहार करना, वैसे शिक्षण कार्य करना, वैसे पाठशाला में क्रियाओं की व्यवस्था करना, एक मनोविज्ञान की भी भूमिका में रहते हैं। हर एक बालकों का अध्ययन करना, हर एक बालकों के बारे में जांचना, परखना, समझना, उसकी अवस्था को समझना, उनके मनोदशा को समझना, वो क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, उसकी प्रवृत्ति किस ओर है, उसकी रुचि किस में है, ये सारी चीज़ों का अध्ययन करते रहते हैं मनोविज्ञानी, यानी साइकोलॉजिस्ट के रूप में भी उनकी उपस्थित रहना पड़ता है। विद्यालय स्तर की बात करें तो मनोवैज्ञानिक भी होते हैं शिक्षक, मनोविज्ञान का विकास करते हैं। सातवां में आते हैं मूल्यांकन कर्ता, यहां भी लिखा है मूल्यांकन कर्ता, असेसर। अब शिक्षण कार्य कर लिए, बालकों को बहुत सारा ज्ञान दे दिए, तो उसका मूल्यांकन कैसे, उसकी जांच करेंगे, कैसे पता करेंगे कि हम अगर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया चल रही विद्यालय स्तर, पूरे विद्यालय स्तर पर, तो हमारा बालक कहाँ तक सीखा है। और पूरे विद्यालय स्तर का जब हम एक साथ जब व्यवस्था करते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, परीक्षा की योजना बनानी पड़ती है। जिस पहले मैंने कहा कि योजना जब बनाते हैं तो परीक्षा की योजना बनाती है, उस परीक्षा की योजना द्वारा उनका मूल्यांकन किया जाता है। तो मूल्यांकनकर्ता में भी बहुत सा रोल अदा करना पड़ता है। मूल्यांकनकर्ता क्या करेंगे, परीक्षा की योजना बनाएंगे, परीक्षा की तिथि निर्धारण करेंगे, विषय सह परीक्षा की तिथि निर्धारण करेंगे, यानी सब्जेक्ट वाइज डेट फाइनल करते हैं, योजना में ही बन जाता है। और जब परीक्षा ली जाती है तो शिक्षक क्या करते हैं, मूल्यांकनकर्ता के रूप में दो तरह के यहाँ भी उनकी भूमिका हो जाती है। एक तो वीक्षण का कार्य करेंगे, परीक्षाएं चल रही है, वीक्षण का कार्य करेंगे शिक्षक, बालकों के समक्ष वीक्षण का कार्य करते हैं, देखते हैं, उनकी व्यवस्था करते हैं। और दूसरा क्या करेंगे, परीक्षाएं जब बच्चे जब प्रश्न उत्तर लिख लेते हैं, प्रश्नों का उत्तर लिख देते हैं, उसके बाद शिक्षक क्या करेंगे कि उसके उत्तर पुस्तिका की जांच करते हैं। तो वहां क्या होगा, परीक्षक का विकास करते हैं। तो यहाँ मूल्यांकन करता है उनकी दो भूमिका हो जाती है, एक वीक्षण का कार्य करते हैं, उसके बाद एक परीक्षा का कार्य करते हैं। दोनों भूमिकाओं में सभी शिक्षकों को रहना पड़ता है। और पूरे विद्यालय स्तर की मैं बात करता हूँ, मूल्यांकन किया जाता है। प्रतियोगिताएं अलग होती है, भाषण प्रतियोगिता अलग है, निबंध प्रतियोगिता अलग है, नाटक अलग है, महापुरुषों की जयंतियां अलग है, नृत्य प्रतियोगिता अलग है, वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता अलग है। लेकिन यहाँ जब मूल्यांकन की बात करेंगे तो अधिगम स्तर की जांच के लिए मूल्यांकन करते हैं, बालक कहाँ तक सीखा है उसकी जांच की बात करते हैं, यहाँ पर मूल्यांकनकर्ता के रूप में भी रहते हैं। और आठवां आते हैं मार्गदर्शक एवं परामर्शदाता, गाइड एवं काउंसलर। मैंने बात किया कि मूल्यांकन करने के बाद शिक्षक देखते हैं कि बालक कहाँ पिछड़ रहा है। बहुत सारी योजनाएं बनाने के बाद मैंने कहा व्यवस्था करते हैं, प्रतियोगिताएं आयोजित करते हैं, प्रतियोगिता में देखते हैं कि बहुत से बालक पिछड़ रहे हैं। क्यों पिछड़ रहे हैं, कारण क्या है, बालक अनुशासनहीन क्यों हो रहे हैं, उनकी रुचि किसी विषय में क्यों नहीं हो रही है। तो इन सारे विषयों को गहनता से देखते हैं, परखते हैं। मैंने कहा ना कि मनोवैज्ञानिक भी रहते हैं, यानी साइकोलॉजिस्ट के रूप में भी वो रहते हैं शिक्षक, उन्हें बाल मनोविज्ञान का ज्ञान रहता है। उस आधार पर क्या करते हैं कि बालकों का मार्गदर्शन करते हैं कि आपका सही रास्ता क्या है, आपको कौन से अच्छे कार्य करने चाहिए, आप जिधर रुचि है उस रुचि को उसको प्रेरित करेंगे, उस मार्ग को दर्शाएंगे और परामर्शदाता बनते हैं, काउंसलर बनते हैं। बालक को जो देखेंगे जब अनुशासनहीनता पर उतरा है बालक,
बालक किसी विषय में रुचि नहीं ले रहा है, अध्ययन के प्रति रुचि नहीं है, अनुशासनहीनता बढ़ रही है, किसी प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रहा है, माने उसकी अरुचि हो रही है हर तरफ से, तो परामर्शदाता के रूप में बालक को परखते हैं, समझते हैं, समझने के बाद बालक को सही परामर्श देते हैं और एक अच्छे आदर्श विद्यार्थी बनने का भावना उत्पन्न करते हैं, उसमें एक आदर्श नागरिक बनने की जो भावना होती है उसको उत्पन्न करते हैं। माने शिक्षक यहाँ पर मार्गदर्शक और परामर्शदाता दोनों के रोल में रहते हैं। पूरे विद्यालय स्तर पर पूरे विद्यालय स्तर पर बहुत सारे बालक रहते हैं, कुछ बहुत प्रतिभाशाली बालक रहेंगे, कुछ मंदबुद्धि के बालक रहेंगे, कोई शारीरिक से कमजोर रहेगा, कोई मजबूत रहेगा, कोई अनुशासनहीनता रहेगा, कोई अनुशासन प्रिय रहेगा। तो जो अनुशासनहीन है उन बालकों को सही रास्ते पर लाना, उनको सही मार्गदर्शन करना, सही परामर्श देना। जो अच्छे बालक हैं किसी खास विषय वस्तु में, कोई खेलकूद में हो सकता है, कोई दौड़ प्रतियोगिता में हो सकता है, कोई भाषण प्रतियोगिता में आगे बढ़ सकता है, कोई कबड्डी में आगे बढ़ सकता है, कोई खो खो में आगे बढ़ सकता है, कोई क्रिकेट में आगे बढ़ सकता है। इसकी परामर्श कौन देगा? शिक्षक। 9 नंबर में आते हैं प्राथमिक चिकित्सा देने वाला, फर्स्ट एड गिवर। बालक जानते हैं स्वभाव से चुलबुल प्रवृत्ति के होते हैं, नटखट प्रवृत्ति के भी होते हैं। बालक खेलते हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं, मध्यावकाश में बालक सभी दौड़ते रहते हैं, कोई बालक गिर गया, उसको चोट लगी, अकस्मात भी कक्षा में बैठने में बालक का कभी पेट दर्द प्रारंभ हो जाता है, किसी बालक को सर दर्द प्रारंभ होता है, तो वैसी अवस्था में प्राथमिक चिकित्सा देने का कार्य शिक्षक रहता है। यानी बालक खेलकूद प्रतियोगिता करा रहे हैं, बालक जिसमें कबड्डी हो रही है, घुटने में चोट लग गया, तो फर्स्ट एड में क्या है? डिटोल की व्यवस्था करना, कॉटन की व्यवस्था करना, बैंडेज की व्यवस्था करना, ये शिक्षक का काम करते हैं। बालक का साधारण तौर पर पेट में दर्द हो गया तो उसकी दवाई की व्यवस्था करना, बालक को कहीं चोट लग गया उसकी दवा की व्यवस्था करना। तो ये क्या है? फर्स्ट एड का जो काम होता है ना, वो शिक्षक करते हैं। फर्स्ट एड देने के बाद देखते हैं कि इससे अधिक आवश्यकता है तो वो उन चिकित्सा के लिए भी परामर्श देते हैं, अभिभावकों से संपर्क करते हैं, अभिभावकों को बताते हैं, शिक्षकों छात्रों की टोली में उसे भेजते हैं। लेकिन सबसे पहले क्या करते हैं कि फर्स्ट एड गिवर बन जाते हैं, यानी प्राथमिक उपचार की व्यवस्था करते हैं, प्राथमिक उपचार करते हैं शिक्षक। उसके बाद आते हैं 10 नंबर माता पिता प्रतिस्थापन। पेरेंट्स सरोगेट बोलेंगे या पेरेंट्स सब्स्टिट्यूट बोलेंगे। अब बालक घर से विद्यालय आए तो एक शिक्षक क्या करते हैं? माता पिता का स्थान प्राप्त करते हैं। शिक्षक बालकों के साथ पुत्रवत व्यवहार करते हैं, यानी अपने पुत्र जैसा व्यवहार करते हैं और उसके लिए माता पिता का स्थान ले लेते हैं, क्योंकि हमारे साथ 5 घंटे 6 घंटे जब विद्यालय स्तर पर बालक रहेंगे तो उसकी देखभाल कौन करेगा? शिक्षक करेगा। यानी यहां पर यह अर्थ हुआ कि माता पिता का स्थान शिक्षक ले लेते हैं। प्रतिस्थापन इसीलिए क्या गया? सब्स्टिट्यूट के रूप में काम करते हैं, यानी माता पिता के स्थान पर शिक्षक हैं, ज्ञान दे रहे हैं, प्रतियोगिताएं आयोजित कर रहे हैं, व्यवस्थाएं कर रहे हैं, उसके अधिगम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को चालू रख रहे हैं, उसकी रुचि का ध्यान रख रहे हैं, सभी विषयों की जानकारी उसे दे रहे हैं, सभी विषयों का उसे ज्ञाता बना रहे हैं। और मैंने कहा प्राथमिक उपचार की व्यवस्था भी कर रहे हैं, मूल्यांकन भी कर रहे हैं, मार्गदर्शन भी कर रहे हैं, परामर्श भी दे रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, यानी एक माता पिता का स्थान ग्रहण कर लेते हैं शिक्षक। यहाँ पर होता है शिक्षक पूरे विद्यालय स्तर पर माता पिता का प्रतिस्थापन होते हैं, यानी पेरेंट सब्स्टिट्यूट के रूप में काम करते हैं। 11 में आते हैं शैक्षिक उपकरणों की रख रखाव। यहाँ पर आप देखिए 11 नंबर में दिया है शैक्षिक उपकरणों की रख रखाव करने वाला, कीपर ऑफ एजुकेशनल इक्विपमेंट्स 11 नंबर में है। अब आते हैं शैक्षिक उपकरणों का रख रखाव करने वाला शिक्षक होता है। सभी विषयों की हम बात करें, भूगोल विषय, सामाजिक अध्ययन पढ़ाना है तो ग्लोब दिखाया जाता है, ग्लोब के माध्यम से शिक्षण कार्य करते हैं। तो ग्लोब को कौन रखेगा? शिक्षक उसको अच्छी व्यवस्था करता है, अच्छी जगह से रखता है। ग्लोब खरीद लिए, मानचित्र खरीद लिए। विज्ञान के शिक्षक है, जीव विज्ञान के हैं, भौतिकी के हैं, रसायन के हैं, प्रयोगशाला की व्यवस्था करनी है। प्रयोगशाला में बहुत सारे इक्विपमेंट्स रहते हैं, बहुत सारी वस्तुएं रहती है, केमिकल इक्विपमेंट्स रहते हैं, फिजिकल इक्विपमेंट्स रहते हैं, बायोलॉजिकल इक्विपमेंट्स रहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाना है, पूरा पिक्चर बना हुआ है। तो सारी व्यवस्था को रख रखाव करने वाला भी शिक्षक ही काम करता है। भौतिक उपकरणों को दिखाना है, बीकर दिखाना है,
टेस्ट ट्यूब जिसको बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब दिखाना है, फर्क नहीं दिखाना है, ठीक है, कोई प्रतिक्रिया दिखानी है, उस सारी जो प्रयोगशाला की जो व्यवस्था होती है उसका रख रखाव भी शिक्षक ही करते हैं। वो चाहे विज्ञान की प्रयोगशाला हो या सामाजिक अध्ययन का उसको उपकरण हो, हम शिक्षा उपकरण की बात कर रहे हैं, शैक्षिक उपकरणों की बात कर, एजुकेशनल इक्विपमेंट की बात कर रहे हैं, उस सारी चीजों का रख रखाव भी शिक्षक को करना पड़ता है। खेलकूद प्रतियोगिता, खेलकूद भी कराते हैं बालकों के शारीरिक विकास के लिए, उसके लिए फुटबॉल की व्यवस्था की जाती है, क्रिकेट की व्यवस्था की जाती है, बैडमिंटन की व्यवस्था की जाती है, रैकेट की व्यवस्था की जाती है, कॉर्क की व्यवस्था की जाती है, स्कीपिंग के लिए, रस्सी कूद के लिए वो स्कीपिंग की व्यवस्था की जाती है, कैरम बोर्ड की व्यवस्था की जाती है। तो ये सारी जब व्यवस्था की जाती है तो ये सारे उपकरण रखने पड़ते हैं, उसका रख रखाव कौन करेगा? शिक्षक करते हैं। अब खेलकूद के शिक्षक अलग होते हैं, स्पोर्ट टीचर वो उसकी व्यवस्था करेंगे, विज्ञान के शिक्षक अलग होते हैं, फिजिक्स के अलग, केमिस्ट्री के अलग, बायो के अलग, भौतिक के, रसायन के, ये सारे शिक्षक अलग होते हैं। लेकिन जब यहाँ हम बात करें पूरे विद्यालय स्तर पर तो सभी को अपनी अलग अलग भूमिकाओं में रहना पड़ता है, यानी शैक्षिक उपकरणों का रख रखाव शिक्षक को करना पड़ता है। शिक्षक रख रखाव करते हैं और उसे ज्ञान देते हैं शिक्षकों का। अब आते हैं 12 नंबर में अनुसंधानकर्ता, रिसर्चर। विद्यालय स्तर पर शिक्षक अनुसंधानकर्ता के कारण कार्य करते हैं। अब आते हैं एक्शन रिसर्च भी करते हैं, बालक क्यों पिछड़ रहा है इस पर अध्ययन करते हैं, इस पर अनुसंधान करते हैं कि बालक पिछड़ क्यों रहा है, मेरे ही विषय में बालक क्यों पिछड़ रहा है। अधिकांशतः बालक देखते हैं कि अनुपस्थित रह रहा है, आने के बाद बहुत से बहाने करता है, गृह कार्य नहीं किया है, होमवर्क नहीं किया है, बहुत से बहाने करता है कि कल मेरा पेट दर्द हो गया था, कल हम शादी में चले गए थे, कल मेरे यहाँ पूजा था, हमारे यहाँ गेस्ट आ गए थे। एक दो दिन चलता, जब लगातार ये प्रक्रिया जब दोहराई जाती है तो शिक्षक सोचने पर मजबूर हो जाता है कि कहीं न कहीं इस बालक के पीछे मेरे को विचार करना पड़ेगा, वास्तविकता जानी होगी। तो क्या करते हैं, उस पर अनुसंधान, बालक पर भी अनुसंधान करते हैं कि कारण क्या हो सकता है। हो सकता है बालक पढ़ने में कमजोर हो, इसीलिए पिछड़ रहा है। हम मूल्यांकन करते हैं, बालक पिछड़ रहा है, सभी विषयों में पिछड़ रहा है, कारण क्या हो सकता है, इसकी जानकारी कौन रखेगा? शिक्षक। इसकी जानकारी लेते हैं कैसे? तो सबसे पहले देखते हैं बालक क्यों पिछड़ रहा है, इसका घर का वातावरण कैसा है, इसके घर में कितने लोग हैं, कितने भाई बहन हैं, माता पिता क्या हैं, कितने शिक्षा ग्रहण किए हैं, उनके घर का वातावरण क्या है, इसके मित्र लोग कैसे हैं, क्या एक विषय में पिछड़ रहे हैं, सभी विषयों में, अगर सभी विषयों में पिछड़ता कारण क्या हो सकता है, इसकी कौन कौन सहायता करते हैं, यानी उस पर भी अनुसंधान किया जाता है। और नए नए विषयों को भी, शिक्षण विधियों के लिए भी नए नए अनुसंधान हो रहे हैं, शिक्षण विधियों का नए नए क्षेत्र का आविष्कार हो रहा है, नए नए पत्रिकाएं छपती रहती है, समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं, मैगजीन्स है, तो उसके बारे में पता लगाना, नवीन अनुसंधान, नवीन जो आविष्कार हो रहा है उसके प्रति भी सजग रहना शिक्षा का काम है। इसलिए बोला था अनुसंधान करता, नए नए अनुसंधान कीजिए, नए नए खोज कीजिए, कौन सी शिक्षण विधि होगी, कौन शिक्षण सहायक सामग्री काम करेगा, आज बालकों के शिक्षण में कौन सा खेलकूद अच्छा करा सकते हैं, कौन सा उपकरण से बालक हम अच्छा शिक्षण कार्य कर सकते हैं, यानी अनुसंधान करते रहते हैं शिक्षण प्रक्रिया के प्रति, शिक्षण सहायक सामग्री के प्रति, बालकों को प्रतिभावान बनाने के प्रति, बालकों की सफलता के लिए बहुत तरह का अनुसंधान करने पड़ते हैं शिक्षक को। उसके बाद आते हैं 13 नंबर में समन्वय, कोऑर्डिनेटर, समन्वय स्थापित करना है शिक्षक को। समन्वय किसके साथ? तो सबसे पहले प्रमुखता के साथ अभिभावक के साथ समन्वय स्थापित करना पड़ता है। बालक की संपूर्ण जानकारी शिक्षक उसके माता पिता को देना, अभिभावक को देना। इसके लिए क्या करते हैं? कोऑर्डिनेटर का काम करते हैं। कभी कभी शिक्षक क्या करते हैं? अभिभावक संवाद की व्यवस्था करते हैं, माने शिक्षक अभिभावक संवाद की व्यवस्था करते हैं, पेरेंट टीचर्स मीट की व्यवस्था करते हैं, पेरेंट टीचर मीटिंग की व्यवस्था करते हैं। और वो हो सकता है कि मासिक करते हो, त्रैमासिक करते हो, अर्धवार्षिक करते हैं या वार्षिक करते हैं, लेकिन शिक्षक इसकी भी व्यवस्था करते हैं। और जब शिक्षक एक कक्षा चार्ज करते हैं, क्लास टीचर ऊपर रहते हैं, उनका ये प्रयास रहता है कि सभी बालक के माता पिता के साथ वो अपना कोऑर्डिनेट करके रखे, समन्वय स्थापित करे सभी माता पिता के साथ, और संचार होता रहे, कम्युनिकेशन बना रहे, संप्रेषण होता रहे, संप्रेषण और संचार दोनों होता रहे, यानी अपने बातों से अभिभावकों को अवगत कराना, बालकों के विकास से अभिभावकों को अवगत कराना, बालक कहाँ तक विकास हो रहा है, कहाँ तक सीखा है, ये माता पिता को सूचित करना, उनके साथ समन्वय स्थापित करना।
और समन्वय स्थापित करके बालक विकास के बारे में सोचना, विद्यालय विकास के बारे में सोचना। पूरे विद्यालय स्तर की मैं बात करूँ, पूरे विद्यालय का अभिभावक रहेंगे तो विद्यालय स्तर में अभिभावकों की भूमिका सक्रिय रहे, इसके लिए समन्वय का कोऑर्डिनेटर का कार्य करेंगे शिक्षक। और आजकल तो हम आप अधिकांशतः हम देख रहे हैं सीबीएसई आईसीएसई में सरकार ये अनिवार्य कर दिया है कि विद्यालय स्तर पर एक कोऑर्डिनेटर अलग से पद का सृजन कर दिया गया है, यानी समन्वयक बना दिया गया है। दो एक किसी बड़े स्तर पर विद्यालय है, बहुत बड़ी संख्या में है, तो वहाँ दो कोऑर्डिनेटर है, नहीं तो कहीं पे ये कोऑर्डिनेटर समन्वयक का ही पद ही सृजन कर दिया गया है कि ये शिक्षक अमुक शिक्षक कोऑर्डिनेटर रहेंगे, समन्वयक रहेंगे। यानी इसको अनिवार्य किया गया है कि अभिभावक को इसके साथ समन्वय स्थापित करना है। और 14 में आप अंतिम बात है प्रेरणा स्रोत, रोल मॉडल। पूरे विद्यालय स्तर की बात करें तो शिक्षक रोल मॉडल के रूप में रहते हैं, यानी शिक्षक को अपने आदर्श के इतने आदर्शवान होना पड़ता है, इतने अच्छे गुड कैरेक्टर्स का होना पड़ता है, इतने अच्छे अपने दायित्व का निर्वहन करना पड़ता है कि बालक उनको अपनी प्रेरणा स्रोत समझे। प्रेरणा स्रोत कैसे समझेगा कि सबसे पहले समय पालन, शिक्षक को खुद समय पालन करना चाहिए। शिक्षक अगर प्रतिदिन विद्यालय पर सही समय से पहुंचते हैं, बालक उनका अनुकरण करें। शिक्षक बालकों को अनेक शिक्षण विधियों का प्रयोग करके शिक्षण कार्य को सरल और सहज बनाते हैं, अधिगम प्रक्रिया को सरल बोधगम्य बनाते हैं, तो प्रेरणा स्रोत बनेगा। शिक्षक चरित्रवान हैं, गुणवान हैं और बालकों के प्रति उनकी सहानुभूति है, बालकों के प्रति उनका व्यवहार बहुत ही अच्छा है और अच्छे ज्ञान देते हैं, उसके लिए प्रेरणा स्रोत भी बनते हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान दाता है, सिखाने वाले हैं, बालकों के क्या है, मार्गदर्शक हैं, परामर्शदाता है। तो जब बालक देखेगा, और ध्यान से देखा भी जाता है कि अमुक शिक्षक हमारे रोल मॉडल है। क्यों? क्योंकि बहुत अनुशासन प्रिय हैं, बहुत उनको ज्ञान है, बहुत अनुभव है, समय पालन करते हैं, समय पर विद्यालय आते हैं, समय से विद्यालय जाते हैं, समय से कक्षाओं में प्रवेश करते हैं, सभी प्रतियोगिताओं में सक्रियता उनकी रहती है, चाहे वो वार्षिक खेल की प्रतियोगिता तो भी रहेगी, कोई विद्यालय स्तर पर कोई कार्यक्रम है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है तो भी वो सक्रिय रहेंगे, सामाजिक कार्यक्रम है उसमें भी वो सक्रिय रहेंगे। तो जब वो सब जगह सक्रियता उनकी बनी रहती है और उनका आचरण अच्छा है, व्यवहार अच्छा है और अभिभावकों के साथ समन्वय भी अच्छा स्थापित करके रखते हैं, बालकों के साथ पुत्रवत व्यवहार करते हैं, उनका सही मार्गदर्शन करते हैं, सही परामर्श देते हैं और अच्छे से शिक्षण कार्य करते हैं, कुशल प्रबंधक के रूप में रहते हैं, तो वो प्रेरणा स्रोत रहते हैं बालकों के लिए पूरी विद्यालय स्तर पर। इस प्रकार 14 हो गया, 14 को मैंने पूरे विस्तृत से बताया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। एक एक करके मैंने वर्णन किया है। ये होती है रोल ऑफ अ टीचर इन स्कूल, एक शिक्षक की विद्यालय स्तर पर भूमिका। आज यही समाप्त होता है।